भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। राजश्री त्रिवेदी का भी नमस्कार। नमस्कार ममता जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत समय के बाद हमारे बहुत सारे श्रोता भी लिख रहे हैं कि बहुत समय के बाद ममता जी को सखी सहेली में सुनने को मिलेगा। आपको कैसा महसूस? राष्ट्री जी, मैं समझ सकती हूँ, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये कि अपने घर में आकर किसको नहीं अच्छा लगता, खुशी होती है, अपनों से मिलना होता है। हालांकि सखियों सहेलियों से, हाँ, सखियों सहेलियों से हमारी मुलाकात दूसरे कार्यक्रमों के जरिए लगातार होती रही है, लेकिन हाँ, सखी सहेली में बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है तो हमें लगता है कि हमें खुशी हो रही है। और सखी सहेली, हमें लगता है सखी सहेली वो छतनार पेड़ है जिसके छाया तले हम सबको सुकून मिलता है, राहत मिलती है। हम सुने तो माइक के सामने आए तो दोनों ही तरह से, और इसके अंकुर को, इसके बीज को फूटते हुए और पल्लवित पुष्पित होते हुए देखा है, और इसमें हमारा, हम सबका योगदान रहा है, हमारी भी भूमिका रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक छोटे बेबी की तरह, छोटे बच्चे की तरह इससे प्यार है, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे श्रोता भी बहुत खुश होंगे, मुझे यकीन है। और एक बड़ा प्यारा सा मैसेज भी आया हुआ है हमारे एक श्रोता का कि भाई बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद ममता सिंह दीदी जी को सुनेंगे और आज के सखी सहेली कार्यक्रम में। मेरी भी थोड़ी सी तारीफ है जो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। और आज बता दूं कि भाई क्या हमारे विषय हैं, आप सबको मालूम तो होगा ही विषय। देखो ना, इतनी बारिश हो रही है और ऐसे बारिश में सिर्फ खाने का ही दिल नहीं करता, कहीं घूमने जाने का भी दिल करता है। और बारिश में जब आप बाहर निकलते हैं या घूमने के लिए निकल जाते हैं तो बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत है। हम कई बार अखबारों में और टीवी चैनल्स में या ख़बरों में सुनते हैं कि ये हादसा हो गया, ये हादसा हो गया। तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता भी हमें लिखें और हम तो बताएंगे ही भाई कि वर्षा पर्यटन की जो सावधानियां हैं वो क्या हैं, आप जानते तो होंगे, लेकिन हम फिर और भी उसमें कुछ इजाफा करेंगे। और काम का बोझ और तनाव, बिल्कुल, जब काम का बोझ होता है तो तनाव और स्ट्रेस होना बहुत स्वाभाविक है और आजकल ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बहरहाल इस पर मुझे कभी काम का बोझ और काम का तनाव नहीं हुआ। पूछो क्यों? जल्दी पूछो। वो इसलिए कि नहीं पूछेंगे तो भी बताएंगे आप। बिल्कुल नहीं, हमारा जो काम है ना वो संगीत से जुड़ा है। हर घंटे जितनी देर हम स्टूडियो में होते हैं, अपने दफ्तर में होते हैं, तो संगीत और संगीत। देखिए राष्ट्री जी, जब संगीत का दामन थाम लेते हैं तो जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, वो अपने आप दूर हो जाता है। लेकिन हम इसे नकार नहीं सकते कि काम का बोझ के तले हमें तनाव नहीं होता। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है, तो इस समस्या पर हमें गुफ्तगू जरूर करनी है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल गाना सुने या आगे? गाना सुनने से पहले हम ये बता दें कि भाई गीत मंजरी में आज जो विषय है वो है नदी। बारिश हो रही है, बहुत सी नदियां उफान पे हैं। और उसके बाद दादी माँ के नुस्खे में आज हम लौंग की विशेषता के बारे में आपको बताएंगे। दरअसल सुहावना मौसम है राष्ट्री जी। मुंबई में तो खूब मूसलाधार बारिश हुई ही कल, लेकिन महाराष्ट्र के और तमाम जगहों पर बारिश हुई। आपने कहा कि हम आज सखियों को जानकारी देंगे वर्षा पर्यटन और सावधानियाँ। उससे पहले एक बात सखियों से मैं अर्ज़ करना चाह रही हूँ कि जब भी कहीं घूमने जाएँ तो कहीं अतिरेक में आकर, कहीं बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर, रोमांचित होकर ऐसी जगह न चली जाएँ जहाँ से लौटना मुश्किल हो। अभी कल की खबर है, ये ताज़ा खबर है कि एक जगह है, जहाँ तक मुझे नाम याद है, शाहपुर एक जगह है, वहाँ पर भत्सा नदी में बाढ़ आ गई अचानक तेज़ बारिश के कारण। और वहाँ तकरीबन 150-200 लोग एक रिजॉर्ट में गए हुए थे और वहाँ वो फंस गए और उन्हें वापस लाने के लिए बाकायदा रेस्क्यू योजना करनी पड़ी। उन्हें बाकायदा नाव से ले आना पड़ा। वो सारे वहाँ पर फंस गए और बुरी तरह से वहाँ से लौटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। इन्हीं सावधानियों पे हम आज बात करने जा रहे हैं। आप सेल्फी लेने लगते हैं बिल्कुल पहाड़ के क्लिफ पे खड़े होकर, है ना, गाड़ी एकदम कोने पे आपने लगा रखी है कि जरा भी कुछ हुआ तो हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए। तो यही हमारा आज का विषय है ममता। भाई मानसून में घर से निकलना तो अच्छा तो बहुत लगता है, और सिर्फ महाराष्ट्र में बारिश नहीं हो रही है, पूरे देश में बारिश हो रही है। पहाड़ों पर तो भूस्खलन हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि खासकर पहाड़ों पर जाने का ये समय नहीं है। और जैसा हमने कहा कि भाई मानसून में घर से निकलना, घूमना बहुत मज़ेदार तो हो सकता है, लेकिन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी
कोई हादसा नहीं होगा। प्रकृति और हरियाली भाई बारिश की बूंदों में और सुंदर साफ स्वच्छ लगने लगती है, लेकिन लगातार बारिश जहाँ पर हो रही है वहाँ पर फिसलन की जो समस्या है वो हो सकती है। तो बस बारिश के मौसम में सफ़र पर जाना हो तो आप जो बातें हम आज करने जा रहे हैं या जो आप लोगों ने लिखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। बरसात में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होने या रास्ते बंद हो जाते हैं, ये आम समस्या बन जाती है। ऐसे में बरसात के मौसम में घूमने के लिए मुझे लगता है मॉनसून ट्रैवल डेस्टिनेशन का आप चयन करें, जहाँ पे ये पता चल सकता है कि भाई कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। और रही सामान की बात तो सामान भी साथ में, खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें साथ में रखनी चाहिए और कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। बरसात के मौसम में कभी भी बारिश हो जाती है, ऐसे में अगर आप घर से बाहर हैं तो बारिश में भीग भी सकते हैं, इसलिए पोशाक बहुत ज़रूरी है। ऐसी पोशाक पहने जो जल्दी से सूख जाए, अन्यथा सफ़र के दौरान आप गीले कपड़ों में परेशान होते रहेंगे। और राष्ट्रीय जी, आपने जो बात कही कि घूमने के लिए बारिश में पहाड़ों पर न जाए, इससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि अगर पहाड़ पे नहीं जाएंगे तो वो आनंद लुत्फ गर्मी में जाए ना। अब गर्मी का मौसम है ना, वहाँ पे ठंड है। आप देखिए कि लोग उफनते हुए नदी के पास चले गए। आज हमारा जो विषय है वो नदी भी है और हम नदी के जो सकारात्मक चीज़ें हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन जो घटनाएं इन दिनों हम सुन रहे हैं ममता, उसको लेकिन लोगों को आगाह, हाँ, कुछ लोग बड़े रोमांचकारी होते हैं, उन्हें लगता है रोमांच से और जोखिम से खेलने की आदत होती है। जिंदगी से खूबसूरत कोई खेल नहीं है, जिंदगी से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल गानों के जरिए तो हम चल सकते हैं ना पहाड़ पर, लेकिन अभी नहीं, अभी हम थोड़ी जानकारी। लगेज, जो आपका लगेज है वो वाटरप्रूफ हो, बारिश में वो नहीं भींगे, क्योंकि अगर वाटरप्रूफ बैग आपका नहीं होगा तो अंदर का सामान जो है वो सुरक्षित नहीं होगा और सफ़र के लिए जो सामान आप साथ ले जा रहे हैं वो ख़राब होने से बच जाएगा। सही जगह का चयन बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने कहा कि अगर आप पहाड़ों पर ही जाना चाहते हैं तो वैसी जगहें चुनें जहाँ बारिश बहुत नहीं होती या बारिश का मौसम वहाँ पर न हो। और लगातार खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आपको बाकायदा एक मोबाइल के स्क्रीन पर सारी जानकारी मिल जाती है। जैसे कि अगर ऐसी जगह ना चुने जहाँ की आपको होटल के कमरे में बंद हो जाना पड़े, बाहर न निकल पाने के कारण खाने की दिक्कत हो जाती है, तो वो सारे साजो सामान अपने पास रखें। ये भी नहीं कि इतना सारा सामान आपने भर लिया कि अगर आपको ऐसी नौबत आ जाती है कि पैदल चलना पड़े तो आपको चलना ही दूभर हो जाए, ये भी नौबत नहीं आनी चाहिए। हाँ, और यदि आप बारिश में किसी नदी, बावड़ी, तालाब, झील, कुएं वगैरह के आसपास पिकनिक कर रहे हैं तो इनसे दूर ही रहें। आप अच्छे तैराक नहीं हैं तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। कहीं पर झरना है तो वहाँ पर भी सावधानी बरतें, क्योंकि उसकी चट्टानें फिसलन भरी होती हैं। रेनकोट और छतरी की बात तो हमने की ही भाई, कि ये सब हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है कि बारिश का मज़ा लेना है तो रेनकोट और फोल्डिंग वाली छतरी साथ में ज़रूर रखें। बारिश में भीगने के अपने ही मज़े होते हैं, परंतु इससे आपको सर्दी ज़ुकाम भी हो सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं। तो बारिश से अपने सामान को बचाने का भी इंतज़ाम करें। और एक टिप्पणी आई है जिसमें ये लिखा है कि बारिश में बार बार भीगने की वजह से आपको स्किन ड्राई होने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए आपको मॉइस्चराइज़र वगैरह रख कर चलना चाहिए। और एक सखी की टिप्पणी आई है, लिखा है कि वर्षा पर्यटन और सावधानियों के लिए भाई वर्षा में पर्यटन की आवश्यकता ही क्या है, लेकिन नहीं, देखिए कि आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन आगे भी कहा है कि लेकिन कहीं ऐसी जगह न जाएं जहां पे बहुत ज़्यादा जोखिम हो। संयोग से ये यात्रा पहाड़ी स्थलों से गुजरती है, ऐसे में पहाड़ियों के खिसकने से रास्ते ही अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे में पर्यटन में सावधानी की अपेक्षा अधिक है और सरकार प्रयास करती है, लेकिन कष्ट तो स्वयं पर्यटक को ही उठाना पड़ता है। तो ऐसे में ज़रूरी है अपना ख्याल रखें। बिल्कुल यही बात मैं कह रही थी ना कि ऐसी जगहों का चयन करें जहाँ पर मतलब इस तरह की घटनाएं नहीं हो। एक और श्रोता ने लिखकर भेजा है ममता कि मानसून में घर से निकलना मज़ेदार भी हो सकता है, लेकिन तेज़ बारिश में घूमना मुश्किल भी बन सकता है। बरसात के मौसम में पर्यटन स्थलों की खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। प्रकृति और हरियाली, बारिश की बूंदें बहुत सुंदर लगती हैं। हालांकि बारिश के मौसम में सफ़र पर जाना हो तो आप इन बातों का ध्यान रखें। साथ में इन्होंने वही सारी बातें जो अभी हमने बताई हैं उन्होंने लिखकर हमें भेजा है। एक और टिप्पणी है जिसमें ये लिखा है कि वर्षा का समय भारत में आमतौर पर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक रहता है। इस मौसम में भारत में अधिकांश वर्षा मानसून द्वारा होती है। पिछले कुछ सालों से मानसूनी वर्षा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। खासकर जो लोग वर्षा के मौसम में किसी झरने, नदी, झील या समंदर के पास जाते हैं, वे अधिक वर्षा के कारण
उत्पन्न सैलाब में फंस जाते हैं और कई बार तो लोगों को अपनी जान की कीमत तक अदा करनी पड़ती है। यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से नदी के किनारे, जहाँ हम नदी की चर्चा भी करेंगे आगे, नदी और समंदर के किनारे रहने वालों के लिए, ख़ास तौर से मुंबई जो एक लोगों के लिए बड़ा तिलिस्म होता है कि हम मुंबई जाएंगे घूमने, और यहाँ आने के बाद नरीमन पॉइंट, जुहू बीच वगैरह देखने जाते हैं। तो अपनी सखियों को बताना ज़रूरी है कि नरीमन पॉइंट ऐसी जगह है, बारिश के मौसम में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। जो गाना सुना होगा मंजिल फिल्म का, रिमझिम गिरे सावन, वो वहीं पर फिल्माया गया है मरीन लाइंस में। वहाँ इतनी ऊंची लहरें उठती हैं कि अगर वहाँ बैठे हों, अक्सर हर बारिश में जोड़े प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी जाते हैं, बैठते हैं, और हर बार ये घटना घटित होती है कि वो जोड़ा पानी में बह गया। तो ऐसी दुखद घटना से बचना चाहिए, इतना रोमांच नहीं। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और हम हैं आपके साथ, मैं राजश्री और मैं ममता सिंह। तो ममता, आप काम का बोझ और तनाव है ना, ये लंबी सांस भर के बोल रही हैं, तो तनाव तो नजर आ रहा है तनाव आवाज में। नहीं, ये तो हम इसलिए सखियों को बताना चाह रहे हैं कि यही तो कारण है। तनाव तो होता है, काम का बोझ होता है। कई बार तो घर में जब मेहमान आ रहे होते और आप दफ्तर जा रही होती हैं तो वो भी तनाव आपको महसूस होता है। तो बस इन्हीं तनाव से आपको कैसे बचना है, यही तो हमें बताना है। बिल्कुल भाई, तनाव अगर ज़्यादा होता है तो उसका असर जो है वो आपके सेहत पर होता है, और वो कई तरह के नुकसान आपके सेहत को हो सकता है। इन तरीक़ों से आप, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वर्कलोड को कम, कामकाज के बढ़ते प्रेशर की वजह से लोगों में दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का ख़तरा बढ़ गया है आजकल। और आज के समय में कम नींद, थकान और बदलती जीवन शैली के कारण लाखों लोग जो हैं वो हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। और इन सब के पीछे खान पान, नींद की कमी और तनाव को प्रमुख कारण जो है वो माना जा रहा है। हाँ, कई बार तो ये भी कहा जाता है कि तनाव के कारण आपका पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है, दिल की मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना हो जाता है। तनाव और मानसिक समस्याओं से इसलिए बचना चाहिए। ये कहा जाता है कि जब आप तनाव में होते हैं तो कई बार ये सुना है कि लोगों को भूख नहीं लगती है, खाना भूल जाते हैं, पानी पीना तक भूल जाते हैं तनाव के कारण। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि तनाव के कारण आप अपनी जो क्रिया है उसे ही भूल जाएं। तो थोड़ी सी ये भी बता दें अपनी सखियों को कि क्या कुछ खाने से भी थोड़ी सेहत आपकी ठीक रहती है। कहा जाता है कि आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो आपको, तो ख़ास तौर से गाने सुने, ये तो हमने कहा है कि ताज़े फल आप काट लें, काट के बैठ जाएं और कुतरते रहें, तो ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। और सब्जियां भी ना, जिसको हम सलाद या सालड कहते हैं, वो भी बहुत जरूरी है भाई। कहते हैं कि 70% जो खाना हमारे शरीर में जाना चाहिए ना, वो अनकुक्ड होना चाहिए। कहने का मतलब वही फल और सब्जियां हों। अच्छा, एक दिन आप कह रही थी कि मुझे बहुत तनाव हो रहा है, चलो हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तो ये क्या वो मतलब जो चीनी जाता है ना, नहीं चीनी पीने से वो कहते हैं कि वो जो फिर मेलोटिन, क्या कुछ एक शब्द है ना, वो होता है, शुगर से आप खुश होते हैं। चाय और कॉफी में जो निकोटिन होता है, निकोटिन तो खराब करता है, लेकिन चीनी जब आपके अंदर जाता है तो वो बड़ी अच्छी फील गुड फैक्टर होता है। इसलिए जब आप तनाव में या बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं तो मन करता है चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें। लेकिन ऑफ कोर्स चाय में ये जो, या कॉफ़ी में जो निकोटीन है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो नहीं है। देखो ना, एक श्रोता ने लिखकर भेजा है भाई कि तनाव या तनाव होना एक सामान्य बात है। स्ट्रेस एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हमें किसी भी स्थिति से निपटना या फिर निर्णय लेने में कठिनाई होती है। तनाव मानव शरीर को मानसिक और शारीरिक संबंध ही तरीकों से प्रभावित कर सकता है। तनाव होने पर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन पूरे शरीर में फैलता है। इसके कारण दिल की धड़कन बढ़ जाती है और इसका प्रभाव शरीर और चेतना पर पड़ता है। तनाव, चिंता और उदासी विभिन्न प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से उत्पन्न होती हैं और इस स्थिति के दौरान शरीर में बड़ी मात्रा में रासायनिक कोर्टिसोल, एपिनेफ्रिन और नॉरपेनेफ्रिन नामक हार्मोन का निर्माण होता है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देता है। एक श्रोता की ओर से टिप्पणी आई है, लिखा है कि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपना काम सही तरीके से कर पाएंगे, इसलिए सही नींद लें, क्योंकि सोते समय आपका शरीर तनाव और दिन भर की थकावट को दूर करने में मदद करता है। इसीलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें, जबकि आजकल तो लोग 4 घंटे की नींद से भी काम चला लेते हैं। बहरहाल आगे पढ़ दूं क्या लिखा है। अगर आप सही नींद नहीं लेंगे तो इससे आपके मूड पर असर पड़ेगा और आपको दिन भर नींद
आती रहेगी। इसी कारण रोज़ सुबह उठकर 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज ज़रूर करें। बड़ी काम की बात बताई इन्होंने। बहुत बहुत बढ़िया बात उन्होंने हमें लिख के भेजा है। भाई थोड़ा बहुत योग भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन काम के जो दबाव हैं उससे ब्लड प्रेशर का ख़तरा तो होता ही है ना। ताज़े फल और सब्जियां की बात की तुमने। भोजन में इस्तेमाल होने वाले जो तेल होते हैं ना, उनका चुनाव भी बहुत सही करना ज़रूरी है, क्योंकि वो फैट का ध्यान उसी पर डिपेंड करता है कि कितना फैट आपके अंदर जा रहा है। और डाइजेशन की समस्या भी दूर तो होती बिल्कुल है। भी नहीं करें, है ना। बिल्कुल। और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि तनाव से इस तरह की बीमारियां भी होती हैं। अच्छा ममता, ये कड़वी सब्जियां किसको बोलते हैं? बताओ ना। नीम, करेला, जो हम खाने से हमेशा परहेज करते हैं, कि करेले की सब्ज़ी ख़ास तौर से जो जिसमें कड़वा स्वाद आता है, और नीम की पत्ती बचपन में जैसे कि अपनी माँ खिला दिया करती थी कि लो एक पत्ती चबा लो। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कड़वी सब्जियां हैं, खाने से तनाव दूर होता है क्या? मुझे लगता है तनाव आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जो तनाव हो रहा है उसका। बहरहाल ये अपना निजी अनुभव है। निजी अनुभव नहीं है, हम डॉक्टर थोड़े ही हैं, लेकिन हमें पता है इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। कौन नहीं जानता, सभी डॉक्टर्स कहते हैं हरी सब्जियां खाएं, मतलब ये जो पैक्ड फूड है वो नहीं खाएं। क्यों कहते हैं, मना करते हैं? ऐसे में आप मिठाई मत खाइएगा। बिल्कुल, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा तो ख़राब है, क्योंकि मिठाई से भी तनाव बढ़ता है। जबकि कई बार मिठाई खा लेने से आपकी खुशी बढ़ती है, तो तनाव दूर हो जाता है। दूर हो जाता है। और ख़ास तौर से आइसक्रीम, हाँ। अगर आइसक्रीम खाते हैं तो आपके अंदर जो हेल्दी हार्मोन्स है वो सक्रिय होते हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छा लगता है। और ये कई डॉक्टर्स का भी कहना है कि जब आप तनाव में हो, तनाव के कारण आपका स्टमक अपसेट है या एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही, तो ऐसे में अगर आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है, और कई बार एसिड शांत भी हो जाता है। तो कभी कभार तो ठीक है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोरंजन, अगर आपको फिल्में और वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो छुट्टी वाले दिन फिल्म देखने जाएं और आप वेब सीरीज़ देख सकते हैं। साथ ही आप अपनी हॉबी अपना सकते हैं, और गाने सुनने से भी मूड को फ्रेश रखने में मदद मिल सकती है। कहने का मतलब कि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें, उससे बचें। वनस्पति घी और ट्रांस फैट के जो सेवन है उसको भी अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस्ड फूड मार्केट में भरपूर आपको मिलेगा, तो उसका भी सेवन करना आपके लिए अच्छा नहीं है। देखो, तनाव तो है ही, उस पर से अगर आप इस तरह की चीज़ों का सेवन करेंगे तो शरीर पे उसका जो दुष्प्रभाव है वो पड़ेगा। और एक श्रोता की टिप्पणी है, सोच रही हूँ कि पढ़ के सुना दूँ, क्योंकि इन्होंने जो ज़रूरी बात लिखी है ममता, इसमें जल्दी इन्होंने लिखा है कि तनाव एक पहाड़ के तरह है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में केवल 3 चीज़ें मायने रखती हैं, शांति, शांति और सिर्फ शांति। किसी भी हाल में आप शांत रहकर अपने काम को करेंगे तो कैसा भी काम का पहाड़ हो, थोड़ी सी कोशिश से उससे पार पा ही लेंगे। जो शांति नामक शब्द इन्होंने लिखा है, बस आजकल वही गायब है हम सबकी ज़िंदगी से। लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सोशल मीडिया में लगे हुए हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर, टेलीविज़न की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उनके पास शांति नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी देर आंखें बंद करके अपना सुरीला संगीत लगा लें और सुने। तो हम भी सुनवा देते हैं एक ऐसा ही गाना, लेकिन उससे पहले ब्रेक ले लें। अभी तो ब्रेक का समय नहीं है, हम 2 मिनट और बातचीत कर सकते हैं। ममता, एक संदेश मैं पढ़ दूं कि सरलता और जटिलता के दोलक के बीच झूलते आज हर मनुष्य के पास बेशुमार तनाव है। हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ अपने दिमाग में जब भर लेते हैं, तब हम साथ में तनाव को भी अपने मन में भर लेते हैं। तनाव एक पहाड़ के सदृश है, बुद्ध कहते हैं। अच्छा, यही वाला बुद्ध वाला शायद आपने संदेश पढ़ा था क्या? ओके। और ये एक संदेश है, हाँ, ये सरलता और जटिलता के बीच वाला तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ये है कि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गई है। तनाव को एक अनचाहा मेहमान कहा जा सकता है, जो कभी किसी के घर में भी रह सकता है। क्या बात है। तनाव किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग। तनाव का असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है, और ये हमें चिड़चिड़ा, निराशा से भरा हुआ और थकान महसूस कराता है, जिससे नींद की समस्या उत्पन्न होती है। इसके साथ ही स्ट्रेस के कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, हमारे सखा हैं, हम चाहकर भी बच नहीं पाते काम के बोझ और तनाव से। ऐसा होना स्वाभाविक है, अब करें तो करें क्या।
बस अपने को समझाना ही एकमात्र उपाय है कि दुनिया में कुछ भी हमारे स्वास्थ्य और ज़िंदगी से ज़रूरी नहीं। जीवन की भागदौड़ आपाधापी में कुछ छूटे तो छोड़ दीजिए, ये तनाव लेने से ज़्यादा बेहतर है। दरअसल जब हम सोचते हैं कि तनाव ना हो तो तनाव और ज़्यादा अटैक करता है और ज़्यादा दस्तक देता है। उसका तरीका ये है कि आप अपने को दूसरी चीज़ों में, दूसरी बातों में उलझा लीजिए, तभी आपकी उलझन सुलझ सकती है। और तनाव और चिंता की समस्या अगर बढ़ रही है भाई, तो एक्सपर्ट से, डॉक्टर से इलाज ज़रूर कराएं। इसमें आप बिल्कुल भी पीछे नहीं रहें और आप जल्दी से ब्रेक लें। विविध भारती से सखियों सहेलियों का यह कार्यक्रम सखी सहेली। तो हमने तो बहुत सारी बातें बता दी ना, काम का बोझ और तनाव से संबंधित जो हमारे पास संदेश आए उसे भी शामिल किया। जंक फूड्स की भी बात हमने कर ली, प्रोसेस्ड फूड्स की बात की। चीनी के लिए आपने कहा कि भाई चीनी भी बहुत ज़्यादा, उसका सेवन भी ठीक नहीं है। उसी तरह से नमक का सेवन भी बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और हार्ट के लिए फ़ायदेमंद ताज़े फल और सब्जियों का सेवन भी हमने कहा। एक्सरसाइज की बात की और नदी की बात हमने की थी। आज गीत मंजरी के अंतर्गत नदी की चर्चा है ना? कुछ सोच रही हैं, कुछ देख रही हैं, बड़े अलग अंदाज में। इंतजार कर रही हूँ कि आप क्या कह रही हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआत हमने जब की थी तो ये कहा था, आपने कहा था कि जब हम नदी के किनारे जाते हैं, घूमने जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं और फिर कई बार हादसे हो जाते हैं। तो नदी के किनारे जब जाते हैं तो इस तरह की रूमानी बातें होती हैं, जहन में आती हैं कि हम सेल्फी ले लें। लेकिन जब भी नदी के किनारे जाएं तो इसका ख्याल रखें। लेकिन हाँ, नाव की सैर ज़रूर करें, या फिर जब कोई दूर जा रहा हो तो उसे रोके ज़रूर। नदी जो प्यास बुझाती है, नदी का किनारा जो सुकून देता है, नदी जो बढ़ते रहने, चलते रहने की प्रेरणा देती है। लेकिन कभी कभी यूं भी हुआ कि नदी किनारे न जाने की मिन्नत भी की गई। भला क्यों? बीच धारे कहीं डूब जाने का भय भी तो होता है, किसी अपने के बिछड़ने का डर भी तो होता है, उस पार चले जाने का खौफ भी तो होता है। भाई नदी जो है वो प्रेम का प्रतीक भी बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर सब समाहित कर लेने का गुण जो है। प्रेमी जोड़ा नदी के किनारे बैठ पेड़ की हरी भरी छांव तले अपनी दुनिया में खोया हुआ ये तय करता है कि नदी के किनारों की तरह हमेशा साथ साथ चलेंगे, हमेशा साथ बहते रहेंगे ताउम्र। मौसम खुशनुमा है और रात जैसे हमारे लिए ही है, और नदी का खूबसूरत किनारे पर बैठे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले, मोहब्बत से भरी हुई आँखों में तैरते हज़ारों सपने, ये सपने जो हम सब ने साथ देखा है। आज की चांदनी ख़ास है, अलहदा, हवा में रुमानियत है। हाथों में हाथ लिए ज़िंदगी भर साथ रहने की कसम लिए सितारों की महफिल में चल पड़े। सारा जहां हमारा है, अब और कोई आरजू हो भी तो कैसे। नदिया का पानी अब बहता हुआ प्रीतम तक जाकर संदेश भी पहुंचा सकता है, वो ये कि अब उनके बिना जीना कितना कठिन हो गया है। मौसम आए और चले गए, लेकिन प्रतीक्षा खत्म नहीं होती है, इटलाती झूमती अपने प्रीतम की खोज में। बचपन के मीत, उनके साथ बीता वो दिन भुलाए नहीं भूलते। दिल तो अब पहचानता है, लेकिन आंखें भरमाई, और अब दिल और आंखों के बीच की दूरी तड़पाती है। इटलाती नदी की तरह कहीं से वो आ भी जाए, कहीं पहाड़ों से तो कहीं जंगलों से होती हुई उफनती नदी जब समतल में आती है तो किनारे साफ नज़र आते हैं। दो पाट होते हैं, दो किनारे होते हैं, बिल्कुल जीवन की तरह। रात ढल जाए, सवेरा हो जाए, इससे पहले जीवन को भरपूर जी लें, जीवन साथ साथ जी लें। ये जीवन पता नहीं फिर मिले ना मिले। धड़कन मेरी हो, दिल आपका, लब मेरे हो, बात आपकी। प्रेम की ये पूर्णता समर्पण ही ला सकती है। जैसे नदी समा लेती है अपने भीतर सब कुछ, उन्माद भी, बात भी, कमी भी, श्रेष्ठता भी। नदी बहुत सिखाती भी है हमें। फिलहाल तो नदी का किनारा ही सहारा है। राष्ट्रीय जी, एक खबर हम लगातार पढ़ रहे हैं अखबारों में, और ये बात चर्चा में है कि नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स नासा स्पेस में कहीं फंस गई हैं, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन वो जानकारी थोड़ी सी गलत भी है, और अब वो सुरक्षित हैं ऐसा कहा जा रहा है। हम उनके लिए शुभकामनाएं करें, वो सुरक्षित हैं। और थोड़ी सी जानकारी अपने सखियों को दे दें कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स
अपने साथी बैरी विल्मोर के साथ अंतरिक्ष में फंस गई हैं। तकनीकी खराबी के चलते बार बार उनके वापस लौटने की तारीखों को बदला जा रहा है और अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर में खराबी के बाद वापसी का मिशन रोक दिया गया है और दोनों अंतरिक्ष यात्री 5 जून को रवाना हुए थे। इनका मिशन भी केवल 7 दिन तक ही था, लेकिन अब 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अब उन्हें वापस कैसे लाया जाएगा, इन सब के जवाब मिल गए हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सभी यात्री आने में सक्षम हैं। तो उन्हें शुभकामनाएं दी जानी चाहिए विविध भारती परिवार की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, अब हम बढ़ें। आज दादी माँ के नुस्खे में हम लौंग पर बातचीत करने वाले हैं। आप सबके बहुत सारे संदेश हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम कुछ ये बता दें कि भाई लौंग में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो शरीर से मुक्त कणों को हटाकर हृदय रोग, मधुमेह और कुछ तरह के कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। लौंग में एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं जो ओरल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों के मुंह से एक तरह की महक आती है जो बोलने से होती है, वो कारण जो भी रहा हो, लेकिन वैसे लोगों को भी मैंने देखा है कि वो मुंह में लौंग रखते हैं और कई बार डॉक्टर भी कहते हैं मुंह में लौंग रखने के लिए। सलाइवा तेज़ बनता है ऐसा कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि लौंग में पाए जाने वाले एंजाइम पाचन में मदद करते हैं, जिससे कई बार ब्लोटिंग में थोड़ी देर के लिए आराम मिल सकता है। ये भी कहा जाता है कि उल्टी होती है तब भी लौंग इलायची खा लीजिए तो क्षणिक आराम मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब उल्टी की समस्या होती है, आपको बार बार उल्टी हो रही हो या फिर बार बार पाचन की समस्या हो, तो डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। ये नुस्खे दादी माँ के तब के लिए हैं जब मेडिकल साइंस बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंचा था। तो दादी ज़रा सी तकलीफ़ हुई तो हल्दी, ज़ीरा, लौंग ये सब ले आके दे देती थी और आराम मिल जाता था। आज भी हैं ममता, मैं तो मानती हूँ कि दादी माँ के जो नुस्खे थे वो आज भी बहुत कारगर साबित होते हैं। कई बार डॉक्टर्स भी आपको यही सलाह देते हैं। विज्ञान बहुत आगे आ गया और हम उसके अधीन हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो दादी माँ के नुस्खे होते थे ना, वो आज भी बहुत काम आते हैं आपके। और घरेलू उपाय में हाँ, अगर वो बहुत दिनों हो गए और आपको नहीं ठीक हो रहा है तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास जाएं। हाँ। लेकिन कई बार तो मैंने ये भी देखा कि डॉक्टर भी आपको वही सलाह दे देते हैं कि पहले ये करके देखिए। और लौंग मसाले का बड़ा ही सुंदर रूप है। लौंग के बिना सब्ज़ी में खुशबू नहीं आती है। जब आप मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं किसी ख़ास व्यंजन को बनाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए, तो भी लौंग का उपयोग किया जाता है। और लौंग को लौंग के पेड़ पर लगे फूलों की कली को सुखाकर बनाया जाता है और ये बाज़ार में सूखी कली के रूप में, इसके पाउडर के रूप में मिल जाता है। ये पेट से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे छोटी मोटी बीमारियां, दस्त वगैरह लग रहे तो उसमें आराम मिलता है। और आपने कहा ना, श्वसन संबंधी बीमारियों में भी कारगर होता है जब मुँह से खास तरह की महक आ रही हो। और कहते हैं कि केवल 2 लौंग खाने से भाई हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि ये शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की मात्रा को बढ़ाता है जो हमें संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। और लौंग में विटामिन सी भी पाया जाता है जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई आपका जो किचन है ना, वो दवाइयों का, जिसे कहते हैं कि वो एक जगह है जहां आपको बहुत सारी बीमारियों की दवा मिल जाएगी। खजाना है किचन। बिल्कुल। ये जो हमारे मसाले हैं, अब हम कभी अदरक कहें, लौंग कहें, दालचीनी कहें, इलायची कहें, अदरक कहें, लहसुन कहें, तो ये सब हमारे किचन में ही तो होता है। और हमारी दादी नानी जो हैं वो यही नुस्खे हमें बताया करती थी। लौंग के सेवन से शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन को भी दूर किया जा सकता है और इस पानी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। वहीं इसके अंदर जो है वो गठिया के कारण भी होने वाली जो सूजन है वो भी ठीक हो सकती है। अलबत्ता आप डॉक्टर को ज़रूर दिलाएं, राहत आपको मिल सकता है। और लौंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें कफ नाशक गुण होते हैं और जो अस्थमा, खांसी, श्वसन, सांस की समस्या में राहत दिलाते हैं। और ये भी लिखा है कि लौंग के पीछे की एक मान्यता है, नाक का बायां हिस्सा
जुड़ा होता है। जब इस हिस्से में छेद करके नोज रिंग पहनी जाती है तब ये मासिक धर्म में नियंत्रण करने में सहायता देता है। और जो लौंग नाक में पहनी जाती है उसकी तो अलग ही बात है, वो तो अलग ही लौंग कहलाता है। बिल्कुल, हाँ, उसको तो वो अलग ही लौंग है जो लोग पहनते हैं। भाई कहते हैं कि लौंग और इलायची का सेवन करने से आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी तेज़ होती है, और अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसे में आप लौंग और इलायची का एक साथ भी सेवन कर सकते हैं। लौंग और इलायची में मौजूद पोषक तत्व शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है और शरीर को खांसी ज़ुकाम जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन हम ये बार बार आपको साथ ही साथ कह रहे हैं कि कोई चीज़, खांसी के बारे में भी कहा जाता है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर लगातार है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, डॉक्टर को दिखाएं और दवा करें। लेकिन अगर ऐसे कभी मौसम ख़राब होने की वजह से ऐसे हो जाता है तो फिर आप इस तरह की चीज़ों का सेवन कर लेते हैं। ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है, ये सारे जो मैं पढ़ रही हूँ हमारे श्रोताओं ने संदेश भेजा है। आपने लिखकर भेजा है कि रात को लौंग खाने से आपको सिर दर्द, कब्ज़, पेट दर्द, सांस से जुड़े रोगों, सांसों की दुर्गंध, खांसी, ज़ुकाम, सूजन, ये सारी जो समस्याएँ हैं वो दूर हो सकती हैं। और यही नहीं, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखने में भी ये आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा ये लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। और ये तो बातें थी लौंग की। राष्ट्री जी, एक खबर और साझा करना चाह रही हूँ अपनी सखियों से कि पेरिस में ओलंपिक होने वाला है। हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वज वाहक के रूप में बनाया गया है, और यानी कि भारतीय दल में सबसे आगे तिरंगा लेकर चलेंगे। जुलाई में ही होने वाला है। को तारीख बताएं आप? हाँ, बताइए। नहीं, मैं तो आपसे कह रही हूँ, बताएं। पहले तो ये बता दें कि 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं, पेरिस में और पेरिस के आसपास शहर में। हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात ये है, खुशी की बात ये है कि टीम के आगे एक महिला और एक पुरुष खिलाड़ी झंडा लेकर चलते हैं। पीवी सिंधु भारत की बहुत ही प्रतिभाशाली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और 2 बार उन्होंने ओलंपिक में मेडल भी जीते हैं। अब बिल्कुल वक्त नहीं है बताने के लिए, बस ये गाना उनके नाम। गाना हमारे ये पीवी सिंधु के नाम हमने गाने की झलक सुनवाई राष्ट्री जी। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो सखियों से लेने की इजाज़त बारी आ गई है। तो आप सभी को ममता सिंह और राजेश्री त्रिवेदी का नमस्कार।